बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट है बायोलॉजी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का। इसमें जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। व्हाट इज़ थ्योरी? कोई भी हाइपोथेसिस है, हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं, उस पर तजुर्बात करते हैं और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, मतलब कि गलत साबित नहीं होता, तो वो हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी कहलाता है। हाइपोथेसिस ऑफन टेस्टेड, जिसको हम बार बार टेस्ट करते हैं, उस पर तजुर्बात करते हैं और वो नेवर रिजेक्टेड, और कभी भी वो रिजेक्ट नहीं होता, गलत साबित नहीं होता, तब वो हाइपोथेसिस जो है वो एक थ्योरी कहलाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लॉ, या क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें है कि कोई भी थ्योरी है, आ थ्योरी कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जिस थ्योरी को हम बार बार उस पर तजुर्बात करते हैं और वो तजुर्बात जो हैं वो उस पर पूरा उतरते हैं, तब वो थ्योरी जो है वो एक लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाती है। इसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लॉ और प्रिंसिपल, गिव इट्स एग्जांपल। 1 नंबर इसकी डिफाइन का है और 1 नंबर इसकी एग्जांपल का है। ठीक है, आ थ्योरी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। कोई भी थ्योरी जो हम तजुर्बात करते हैं और वो उन पर पूरी उतरती है, दुरुस्त साबित होती है, तब वो एक लॉ बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, लॉ जो होता है ना, एक कांस्टेंट चीज़ होती है, एक ऐसा फैक्ट होता है जो बदल नहीं सकता और वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होता है, उसमें तब्दीली का कोई चांस नहीं होता। इसकी एग्जांपल है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरी एग्जांपल है हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर की डिफाइन और 1 नंबर की इसकी एग्जांपल। इन दोनों में से आप एक एग्जांपल इसकी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कोई भी डाटा है उसको ऑर्गेनाइज कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। जो डाटा है इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। उसके लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। मसलन हम ग्राफ बना के डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल के ज़रिए कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर, मैप बनाकर और डायग्राम यानी कि तस्वीर बनाकर। इसमें से हम 4 नाम जो है ईज़िली आपको याद हो सकते हैं। ग्राफ कर लें, टेबल कर लें, मैप कर लें या फ्लो चार्ट कर लें। यानी कि 4 डिफरेंट मेथड जो हैं वो डाटा को ऑर्गेनाइज के लिए हैं। वो है ग्राफ बनाकर, टेबल बनाकर, मैप के ज़रिए और फ्लो चार्ट के ज़रिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रेशियो एंड व्हाट इज़ प्रपोर्शन। यानी जो है डाटा एनालिसिस, इस टॉपिक में हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ रेशियो एंड व्हाट इज़ प्रपोर्शन। सबसे पहले हम रेशियो को डिफाइन करेंगे। व्हेन आ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट। यानी हमारे पास 2 नंबर हैं और हम उनको जब बटे की शक्ल में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? रेशियो। हमारे पास 2 नंबर हैं और जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वोशंट यानी बटे की शक्ल में, a/b की शक्ल में, तो इसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड रेशियो। फिर आगे है कि रेशियो को बयान कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड बाय द पुटिंग अ डिवीजन और अ कोलोन। यानी कि रेशियो को ज़ाहिर करने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो क्या है? डिवीजन यानी तकसीम के अमल के, या फिर ये कोलोन के निशान से इसको ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट इज़ प्रपोर्शन। जो प्रपोर्शन है ये स्टूडेंट्स 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पेपर में आते हैं। रेशियो भी आता है और प्रोपोर्शन भी आता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। यानी बराबरी की इलामत से 2 रेशियोज़ को आपस में मिलाना। हमारे पास 2 रेशियोज़ हैं और हम इसको एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, इसे कहते हैं प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो बायो इन्फॉर्मेटिक है इसमें हम कंप्यूटर और स्टैट की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं किसी भी बायोलॉजी के डाटा के तज्जिया के लिए। यानी इसमें हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है? कंप्यूटर की और स्टैट की टेक्निक को इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? जो बायोलॉजी का हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसके एनालिसिस के लिए। यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। किसी भी डाटा के तज्जिया के लिए कंप्यूटर और स्टैट की टेक्निक का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरे चैप्टर में से जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया।
ये हमने तफसील से नहीं करना। इसमें जो मशहूर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हमने वो करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ड मलेरिया है क्या। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी कि जो लफ्ज़ मलेरिया है ये एक इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो पहला वर्ड है माला, उसका मतलब होता है बैड यानी बुरा, और जो एरिया का मतलब होता है हवा यानी बैड एयर, स्मेल वाली एयर जो होती है उसे कह सकते हैं हम समझने के लिए। जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन से जो है टेक्निक यानी कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, या हम ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे। द बार्क ऑफ अ ट्री नाउन एज क्यूना क्यूना वाज वेरी सूटेबल फॉर द क्योरिंग ऑफ द फीवर ऑफ मलेरिया, यानी जिसको पेशेंट को मलेरिया बुखार है तो उसको हम एक दरख्त है जिसका नाम है क्यूना क्यूना, उसकी जो छाल है वो अगर दें तो वो मलेरिया के इलाज के लिए बेहतर साबित होगी। यानी कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, बार्क ऑफ ट्री यानी दरख्त की जो छाल है उस दरख्त का जो नाम वो क्या है, क्यूना क्यूना, वेरी सूटेबल फॉर द क्यूरिंग द फीवर ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो उस दौर के मर्चेंट्स थे, ताजर थे, उन्होंने क्या बेईमानी की और उसका क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ से आपको मैं बताती हूँ कि सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स substitute the bark of another tree cinchona which closely resemble क्यूना क्यूना, यानी कि कुछ उस दौर के जो ताजर थे उन्होंने ये बेईमानी की कि सिनकोना की जगह पे उन्होंने उनसे मिलता जुलता एक और दरख्त था क्यूना क्यूना, उसकी छाल जो है वो भेज दी। डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर द मैनकाइंड, और मर्चेंट की जो डिसऑनेस्टी थी, ये जो बेईमानी थी, यानी कि उन्होंने सिनकोना की जगह क्यूना क्यूना की छाल भेज दी, वो एक बेहतरीन इलाज साबित हुई मलेरिया के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा केमिकल है सिनकोना की छाल में जो कि मलेरिया के बुखार के लिए इफ़ेक्टिव है। सिनकोना बार्क कंटेन क्यूनिन दैट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग ऑफ डिजीज़, यानी कि सिनकोना के जो दरख्त की छाल थी उसमें जो केमिकल कौन सा पाया जाता है, क्यूनिन, जो कि बेहतरीन और मौसर दवा साबित हुई है मलेरिया के इलाज के लिए। जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि अब हमें ये तो है पता कि मलेरिया बुखार होता है, मलेरिया फीवर होता है, वो किस वजह से होता है। जो मेन काज है मलेरिया को फैलाने वाला वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ़ीमेल मॉस्किटोज़ नीड द ब्लड ऑफ मेमल्स और बर्ड्स फॉर द मेच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, यानी कि जो फ़ीमेल है मॉस्किटो की जिसकी वजह से मलेरिया होता है उसको आगे बीमारी को फैलाने के लिए जो बर्ड्स हैं या मेमल हैं उसके ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि उसके फीमेल है जो मॉस्किटो की उसके एग मेच्योर हो सकें। जो मलेरिया है वो फ़ीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है, और फ़ीमेल की जो मॉस्किटो है उसको अपने एग को मैच्योर करने के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मेमल्स या फिर बर्ड्स के ब्लड की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से लोग हैं जिनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कौन से लोग हैं जिनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो लोग जो कि आउटडोर्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनको मलेरिया फ़ीवर हो एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के मुकाबले में जो कि इनडोर्स होते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है कि कुछ लोग जो हैं वो स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए फ़ाइन नेट यूज़ करते हैं, जिसे हम आम ज़बान में वो बारीक सी जाली होती है सोने के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी कम चांसेस होते हैं कि मलेरिया बुखार उनको हो, और कुछ जो लोग नेट यूज़ नहीं करते उनमें चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं मलेरिया के।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो ये है कि वो लोग जो कि जब सोते हैं तो अपने पास जो फायर लगाते हैं उसका स्मोक थोड़ा थोड़ा आता रहे, तो उन लोगों में भी जो मलेरिया फ़ीवर है उसके चांसेस कम होते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।